बिहार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि आज दो अपराधियों ने राजधानी पटना के हाई सिक्योरिटी जोन में न सिर्फ खुलेआम फायरिंग की, बल्कि राहुल नाम के एक युवक पर गोली भी चलाई, पर वह बाल बाल बच गया। नीतीश सरकार आपराधिक घटनाओं को लेकर परेशान है। हर संभव कोशिशें की जा रही है, लेकिन अपराध घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। पटना एसएसपी के रूप में कार्तिकेय के शर्मा ने आज अपना पदभार संभाला और जनता को सुरक्षा देने का वादा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 500 से ज्यादा पुलिस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे आगे अपराधियों को पकड़ने में आसानी हो। बावजूद इसके आज सुबह दो अपराधियों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मंत्री अशोक चौधरी के आवास के सामने खुलेआम फायरिंग की। तेजस्वी यादव ने कहा है कि खुलेआम फायरिंग की गई है या फिर करवाई गई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। 2027 में होने वाले जाति जनगणना का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसे लेकर तरह तरह के संदेश सामने आने लगे हैं, खासकर मुस्लिम समाज को लेकर। बीजेपी ने साफ कहा है कि मुस्लिम समाज को इस बार जाति के कॉलम में जाति ही बताना चाहिए, धर्म नहीं, क्योंकि कई सारे मुस्लिम संगठन ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों को जाति नहीं धर्म बताना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मुस्लिम समुदाय से साफ कहा है कि जाति बताइए धर्म नहीं। उनका दावा है कि इससे पसमानदा मुसलमानों की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मुसलमानों से मेरी अपील है कि जब जनगणना वाले आएँ तो आप अपना सही जाति बताएं। ये जातिगत जनगणना है, धार्मिक नहीं। पसमानदा समाज की सही पहचान तभी होगी जब हम सच बोलेंगे, न कि किसी मौलाना के बहकावे में आकर इस्लाम ही जाति बता देंगे। बीजेपी वहीं इसे समावेशी विकास की पहल बता रही है। पार्टी का कहना है कि मुस्लिम समाज की अंदरूनी सामाजिक असमानताओं को पहचानने और उनके समाधान के लिए ये जनगणना बेहद अहम होगी। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर दोनों शिवसेना का आज शक्ति प्रदर्शन होगा। मुंबई के सायन स्थित सन्मुखानंद हॉल से उद्धव ठाकरे गरजेंगे, तो वर्ली के एनएससीआई से एकनाथ शिंदे जवाब देंगे। महानगर पालिकाओं के चुनाव से पहले दोनों शिवसेना का ये जो शक्ति प्रदर्शन है काफी महत्वपूर्ण है। इसमें दोनों नेता क्या बोलते हैं, इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। खबर है कि कल उन्होंने जो पूर्व पार्षदों की बैठक बुलाई थी, उसमें उन्होंने पार्षदों से पूछा कि क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन किया जा सकता है और इसके लिए किस तरह का वातावरण है। खबर यहाँ तक है कि जो पूर्व पार्षद हैं उन्होंने कहा कि मुंबई में अनुकूल वातावरण है और गठबंधन किया जा सकता है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक विवादास्पद बयान सामने आया, जिसमें वे अपने दो साथी मंत्रियों के बीच में खड़े होकर इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, जिसमें वे कह रहे हैं कि वे गौशालाओं के खिलाफ है, उन्हें दिए जा रहे अनुदान के खिलाफ है। इस मामले को लेकर जब लगातार बवाल बचा और कांग्रेस ने इसका विरोध जताते हुए बीजेपी नेताओं की गायों के प्रति सोच को बताने की कोशिश की, तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आना पड़ा और उन्होंने यह कहा कि उनके बयान को पूरी तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। दरअसल वे गौशालाओं या उन्हें दिए जा रहे अनुदान के खिलाफ नहीं है, बल्कि कांग्रेस की सरकार में गौशालाओं को जिस तरह से गलत तरीके से अनुदान दिया गया था उसका वे विरोध कर रहे हैं। फिलहाल तो यही देखना होगा कि गायों और गौशालों को लेकर जिस तरह का ये बयानबाजी शुरू हुई है, आखिर कहां जाकर खत्म होगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कालीगंज में आज उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर चारों तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। कोई अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तरह से यहाँ पे व्यवस्था किया है। सीआरपीएफ की 14 बटालियन को यहाँ पे तैनात किया गया है। 309 बूथों पे लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। वही टीएमसी पार्टी की जो सीट थी, टीएमसी पार्टी इस सीट को जीत कर बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। बीजेपी पार्टी लगातार इस सीट को जीतने की कोशिश कर रही है। वहीं पे कांग्रेस और सीपीएम के जो यहाँ पे जो गठजोड़ कर, यानी कांग्रेस का उम्मीदवार है, सीपीएम का पूरा उन्हें समर्थन है और पूरी तरह से त्रिकोणीय लड़ाई देखा जा रहा है।
सुरक्षा के लिहाज से इलेक्शन कमीशन ने इस बार लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था किया है। लोगों की सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग अपने मत का प्रयोग करें, इसको लेकर पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज एक बैठक बुलाई जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह, साथ ही साथ एमसीडी के कमिश्नर भी मौजूद रहे। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के कई आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक के बाद जो बात निकल के सामने आ रही है, दिल्ली सरकार के कई बड़े अस्पताल हैं जिसमें से एक अस्पताल है एलएनजेपी अस्पताल में अतिक्रमण की एक बहुत बड़ी शिकायत है और उसको लेकर जो वहाँ पर बड़ी तादाद में पेशेंट्स आते हैं, वो मरीज आते हैं, उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी दिक्कतों को समझते हुए ये बैठक जो है वो बुलाई गई थी और अतिक्रमण को लेकर इसमें चर्चा हुई, यानी कि किस तरीके से एलएनजेपी अस्पताल के बाहर अतिक्रमण को हटाया जाए, क्योंकि इसमें एमसीडी के कमिश्नर भी मौजूद थे, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह की माने तो ये बैठक जो है वो एलएनजेपी अस्पताल यानी दिल्ली सरकार के बड़े अस्पतालों में शुमार है एलएनजेपी अस्पताल, और उसके बाहर जो अतिक्रमण होता है उसको हटाने के बाबत की गई है। यानी आने वाले समय में अब एलएनजेपी अस्पताल के बाहर जो अतिक्रमण की शिकायत है वो बहुत जल्द मरीजों की दूर होगी। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। परिवहन और पर्यटन पर बनी संसद की स्थायी समिति की बैठक 23 जून को होनी है और इस बैठक में जो जानकारी मिली है कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर एक जानकारी ली जाएगी और उस पर समीक्षा की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समिति के अध्यक्ष संजय झा ने डीजीसीए और एयर इंडिया के अधिकारियों को भी 23 तारीख को बुलाया है उनसे जानकारी लेने के लिए, और इस बात की जानकारी ली जाएगी कि आखिर ये दुर्घटना क्यों हुई। इसके साथ साथ जो तमाम लगातार कई घटनाएं हुई, चाहे वो केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ या फिर इमरजेंसी लैंडिंग की इतनी घटनाएं हो रही हैं, कई विमानों को कई बार वापस बुलाया गया है, इन तमाम बातों को लेकर के चिंता जाहिर की गई है और इसमें अलग से इस विषय पर चर्चा होगी और इसकी समीक्षा की जाएगी और अधिकारियों को भी इसमें बुलाया गया है। जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया और डीजीसीए के अधिकारियों को बुला करके उनसे भी इस पर चर्चा की जाएगी और इसको समझा जाएगा। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। बिहार में 2023 में हुए सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले की जांच कर रही ईडी ने आज बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। यह छापेमारी इस पूरे मामले के सरगना संजीव मुखिया और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ की जा रही है और बताया जा रहा है कि इसमें डॉक्टर संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव के भी ठिकाने भी शामिल है। डॉक्टर शिव इस मामले में गिरफ्तार हुआ था लेकिन जमानत पे बाहर है। आपको बता दें कि 2023 में बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर पेपर लीक का मामला सामने आया था। शुरुआत में आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उसके बाद मामले की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने के बाद ईडी ने इसे टेक ओवर किया था और ईडी ने आज उसी मामले को लेकर पटना, नालंदा, रांची और हजारीबाग के अलावा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क में वो लोग ही शामिल थे जो पहले भी नीट यूजी की परीक्षा में शामिल थे, पेपर लीक मामले में शामिल थे और कई परीक्षा के पेपर लीक मामले में इस गिरोह की संलिप्तता सामने आई थी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़। मुंबई की मिट्टी नदी घोटाले मामले में अभिनेता दीनू मोरिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से गुरुवार के दिन अभिनेता दीनू मोरिया ईडी के दफ्तर पहुंचे पूछताछ के लिए। इससे पहले मोरिया को बुधवार के दिन बुलाया गया था, लेकिन बुधवार के दिन मोरिया नहीं पहुंचे थे और गुरुवार के दिन जांच के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे। ये दूसरी बार है जब मोरिया को ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन कुछ नई जानकारी को लेकर पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि घोटाले से जुड़े कुछ लेन देन और पैसों के लेन देन में डीनू की भूमिका की जांच हो रही है। ईडी ने 6 जून को डीनू मोरिया और उनके भाई सेंटिनो मोरिया के मुंबई स्थित घर और दफ्तर में छापेमारी भी की थी। इससे पहले मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने भी मोरिया से पूछताछ की हुई है। आरोप है कि मिट्टी नदी के सफाई में इस्तेमाल होने वाली मशीनें जैसे कि खुदाई करने वाली मशीनें, कीचड़ हटाने वाली मशीनें को किराए पे लेने के नाम पर भारी पैसों का घोटाला किया गया है। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुर जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। पंजाब और हरियाणा में मानसून 22 या 23 को दस्तक दे सकता है, लेकिन प्री मानसून पहले ही दस्तक दे चुका है और जिस तरह से मौसम पंजाब और हरियाणा में लगातार ही करवट बदल रहा है और मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल की माना जाए तो क्योंकि चारों दिशाओं की हवाओं का जो दबाव बन रहा है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो या फिर अलग अलग दिशाओं से आने वाली जो हवाएं हैं, उन्हीं के दबाव के चलते ही इस बार जो मानसून होगा एडवांस है
और यही कारण है कि मानसून इस बार 26 से 28 दिन का नहीं बल्कि 30 दिन से ज़्यादा का होगा और मानसून में जो पिछले रिकॉर्ड हैं वो भी टूटने की संभावना बताई जा रही है। वहीं पर मौसम विभाग की माना जाए तो इससे किसानों को भी भारी लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में किसानों ने धान की फसल बोई हुई है और इसी धान की फसल के चलते ही किसानों को पानी की भारी दरकार भी होती है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ